रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे ਨੂੰ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ? ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਤੰਦਰੁਸਤ एकदम, फैमिली ਵਧੀਆ एकदम जी। चलो बहुत ਵਧੀਆ ही होना चाहिए नहीं। तो फाइनली आज से हमारी CS प्रोफेशनल की जर्नी स्टार्ट होने जा रही है जी। मैं आपको बताना भूल गया, वैसे मेरे को अनाउंसमेंट करनी थी क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में थे कि आज क्लास आएगी नहीं आएगी। बट याद करो मैंने आपसे वादा किया था कि 27 मार्च से हमारी रिवीजन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। वैसे आज मेरे पास टाइम नहीं था, पूरा दिन क्लासेस थी, बट मैंने कहा कमिटमेंट की है तो आज मैं ज़रूर जाऊंगा। पूरा टाइम टेबल आपको मैं बताने जा रहा हूँ जी, कैसे कैसे हमारी रिवीजन क्लास होंगी। पहले हम इनकम टैक्स करेंगे या GST करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कब से करेंगे, किस तरह से हम पूरी की पूरी कंप्लीट एडवांस टैक्स की रिवीजन करेंगे, पहले वो डिस्कस कर लो 5 से 7 मिनट, फिर हम पूरी की पूरी रिवीजन अपनी स्टार्ट कर देंगे जी। ठीक है, अच्छा इधर सुना ध्यान से। अब जो इस बार हम थोड़ी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना, थोड़ी सी अलग लेवल की करेंगे। एक तो जो आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन दिए हैं वो तो हम करेंगे, बट मॉड्यूल में ना इन्होंने जो क्वेश्चन दिए ना उसमें काफ़ी सारी गलतियां हैं सर। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, आप मुझे खुद आंसर निकाल के बताना। सर काफ़ी सारी गलतियां हैं। अब मुझे समझ नहीं आता कि इंस्टीट्यूट मॉड्यूल अंदर से चेंज क्यों नहीं करता, कि बाहर के कवर पेज तो वो चेंज करते रहे, अंदर से क्वेश्चन आज भी गलत है। आपको मैंने लास्ट टाइम भी कहा था सर, और आपको मैं अभी भी दिखाऊंगा कि आज जो हम चैप्टर रिवाइज करेंगे ना उसका क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, उसका टेक्स्ट उन्होंने गलत निकाला हुआ है। ठीक है, बट हाँ हमें क्वेश्चन जरूर करने हैं क्योंकि एग्जाम में जब भी वो क्वेश्चन बनेंगे आंसर वो सही देंगे, ये वाला आंसर नहीं देंगे, आंसर वो सही वाला देंगे। ठीक है नहीं, तो एक तो जो मॉड्यूल में क्वेश्चन है वो मैं कंप्लीट कराऊंगा। पिछले 5 साल में जितने क्वेश्चन अभी तक CS प्रोफेशनल के अंदर बन चुके हैं वो सारे मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, चाहे वो इनकम टैक्स के हों, चाहे वो GST के हों, चाहे वो कस्टम के हों। और इसको छोड़ के ना कुछ एडिशनल प्रैक्टिस भी करेंगे, थोड़ी सी अलग लेवल की प्रैक्टिस करेंगे ताकि एग्जाम क्रैक हो। क्योंकि आप सब जानते हो हर बार सर पेपर का पैटर्न चेंज होता जा रहा है और काफ़ी सारे बच्चे इस बात से परेशान है। सर प्लीज़ बताओ ना, मतलब कैसे हम क्लियर करें, क्योंकि प्रोविज़न हमारे सारे क्लियर हैं, क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। तो इस पर प्रोविज़न तो हम क्लियर करेंगे ही करेंगे, साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैक्सिमम करेंगे। तो प्लीज़ जितने बच्चे प्रोफेशनल की फैमिली कहना, सारे बच्चे भी यहाँ पे जुड़ जाएंगे। डेली बेस पे आपने रिवीजन करनी आनी है। बस आपसे मैं 1 घंटा मांगूंगा। देखो मुझे पता आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोफेशनल में आने के बाद टाइम की वैल्यू समझ में आती है, और मुझे पता है कि आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। आपका टाइम मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, बस 1 घंटा आपसे मांगूंगा। डेली आपने 1 घंटा यहाँ पे आके बैठना है जी। ठीक है, मैं लाइव सेशन भी लूँगा, लाइव प्रीमियर भी चलेंगे, कभी मैं क्लास अपलोड भी करूँगा। मतलब आपने रिवीजन पूरी करनी है, ये बात ध्यान देना जी। ये नहीं है कि नहीं सर आज लाइव नहीं है तो मैं क्लास देखूंगा, बिल्कुल भी नहीं सर। वो देखो पढ़ने वाले बच्चों को मेन क्लास से प्रॉब्लम है, पढ़ने वाले बच्चों को बस क्लास चाहिए सर की क्लास, आप रिवीजन क्लास डाल दो, हमारी रिवीजन पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए जी। ठीक है, डन है जी। इधर देखना आप ध्यान से। अब एक बार यहाँ पे चेक करो कि आज से हमें रिवीजन स्टार्ट किसकी करनी है, आपको मैं एक बार दिखाता हूँ जी। इधर देखो ध्यान से। अब जो आज से अपनी रिवीजन क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारी रिवीजन क्लास जो होंगी वो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे को मैं प्रैक्टिस करवाने के लिए आऊँगा जी। ठीक है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे हमारी रिवीजन क्लास होंगी, और ये मत सोचना सिर्फ रिवीजन क्लास होंगी, साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे जी। बट संडे को थोड़ी सी अलग प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े से अलग क्वेश्चन करेंगे। तो ट्यूसडे, थर्सडे, मतलब ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे रात को 9 से 10। अब मैं 9 से 10 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 7 से 8 बजे तक मेरी एग्जीक्यूटिव की रिवीजन क्लास चल रही है सेम डे में। ठीक है, और 9 से 10 आपकी रिवीजन क्लास होंगी। मैं MWF में क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि पहले मैंने MWF कहा था, बट MWF में मेरी प्रोफेशनल का नया बैच अभी स्टार्ट हुआ है, और वो नया बैच मेरा 7:30 8 बजे तक चलता है, क्योंकि वो शाम का बैच है। ठीक है, तो उस टाइम फिर मैं टाइम आपको दे नहीं पाऊंगा। तो सेम डे क्लास होगी 7 से 8 एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों की, और सेम डे क्लास होगी 9 से 10 प्रोफेशनल वाले बच्चों की। ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अच्छा पहले हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स की, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे बच्चों से पूछा तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है इनकम टैक्स में। मतलब बच्चा कह रहा है सर GST तो हम फिर भी हैंडल कर लेते हैं, मतलब GST हम फिर भी प्रोविजन कर लेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, बट इनकम टैक्स हमें समझ नहीं आ रहा कि इनकम टैक्स करें कैसे।
तो पहले हम रिवीजन करेंगे इनकम टैक्स की। बट इनकम टैक्स की रिवीजन जो आपने करनी है ना, एक तो जो मैं अभी एग्जीक्यूटिव की रिवीजन क्लास डाल रहा हूँ वो भी आपने जरूर देखनी है जी। मुझे पता है कि आप कहोगे सर ये क्या मतलब होता है, वो तो हमारे सिलेबस में नहीं है। आपको मैं बार बार कह दूं सर, मैंने पहले भी कहा था कि अगर एग्जीक्यूटिव का बेस क्लियर नहीं होगा, प्रोफेशनल के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। और आप चेक कर लो, पिछली बार इन्होंने हाउस प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन डाल दिया, टीडीएस वाले क्वेश्चन डाल दिए, एडवांस टैक्स वाले क्वेश्चन डाल दिए। अब सोच के बोला जो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, जो उन्होंने डाला ही नहीं, अगर फिर भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो पढ़ाना तो पड़ेगा जी। तो मैं दोबारा कर रहा हूँ, आप ये मान लो कि 7 से 8 भी आपको देखनी है और 9 से 10 भी आपको देखनी है, बाकी वो आपकी मर्जी है। 7 से 8 वाली, 9 से 10 तो कंफर्म देखनी है। 7 से 8 वाली देखोगे फायदा आपका होगा, नहीं तो आपकी मर्जी। अगर आपका एग्जीक्यूटिव अच्छे से बेस क्लियर है तो फिर देखने की रिक्वायरमेंट नहीं, बट अगर बेस में दिक्कत है तो आपने जरूर देखनी है जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से रही, तो आपको देखना क्या है, एक तो एग्जीक्यूटिव की जो रिवीजन क्लास चल रही है 7 से 8, एक तो वो आपने देखनी है, और साथ में ये जितने टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, इसको मैं रिवीजन कराऊंगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर आज हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट या टैक्स ट्रीटी, जो इंटरनेशनल टैक्सेशन का पहला टॉपिक है, उसको आज हम रिवाइज करेंगे। ट्रांसफर प्राइसिंग, इसकी मैं रिवीजन करा दूंगा। बायबैक की टैक्सेशन, इसको मैं रिवाइज करवा दूंगा। पार्टनरशिप फर्म की टैक्सेशन, इसको मैं रिवीजन करवा दूंगा। स्लम सेल वाला कॉन्सेप्ट, इसमें अमेंडमेंट्स भी आई है, इसको मैं रिवाइज करवा दूंगा। डिविडेंड की टैक्सेशन, इसको भी हम रिवाइज करेंगे, और मैट और एएमटी, इसको भी हम रिवाइज करेंगे। ये कंप्लीट हम रिवाइज करेंगे, बात ध्यान दो। बाकी इसके अलावा जो भी आपके छोटे मोटे टॉपिक हैं उसको आप एक बार सेल्फ रीडिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत होगी मुझसे पूछ लेना। बट जो मेन टॉपिक जहां बच्चों को दिक्कत आती है वो कंप्लीट लिस्ट मैंने यहाँ पे लिख दी है जी। मैं दोबारा बोलूंगा, मैं टैक्स के रेट रिवाइज नहीं कराऊंगा, रीजन भी क्योंकि वो मैं एग्जीक्यूटिव के अंदर करवा चुका हूँ, उसकी रिवीजन क्लास मेरी अभी चल रही है। रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर, उसकी मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा, रीजन क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव में करा रहा हूँ जी। ठीक है, क्योंकि वो सेम मुझे करवानी है, दोनों में टॉपिक सेम ही है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, एग्जीक्यूटिव की रिवीजन क्लास प्लस में जो 9 से 10 आपकी अलग से रिवीजन क्लास होगी वो आपने देखनी स्टार्ट करनी है जी। डन है जी, समझ में आ गया पूरा शेड्यूल। तो मैं दोबारा बोल दूं, टीटीएस में क्लास होगी, ठीक है, रात को 9 बजे क्लास होगी। कौन कौन से टॉपिक पहले होंगे मैंने आपको बता दिया, कि क्वेश्चन भी करेंगे। इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी। जब ये टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद फिर हम जीएसटी स्टार्ट करेंगे। और जो बच्चे साथ में जीएसटी देखना चाहते हैं कि सर हमें सिलेबस जल्दी से रिवाइज करना है, तो 35 जीएसटी की रिवीजन क्लास मैंने डाली हुई है जीएसटी की कहानी के नाम से, उसको देख लो, कंप्लीट रिवीजन आपकी हो जाएगी बहुत बढ़िया तरीके से जी। और ये मत सोचना कि सर वो एग्जीक्यूटिव की है, आप एक बार जाके चेक करो, जितने भी प्रोफेशनल के अलग से टॉपिक है उसको मैंने अलग से रिवाइज कराया हुआ है। ठीक है जी, तो आप 35 रिवीजन क्लास वो देखोगे, और बाकी एग्जाम्पशन वाला चैप्टर भी मैंने डाला हुआ है जी, एडवांस रूलिंग वाला चैप्टर भी है, अपील वाला चैप्टर भी है, जीएसटी प्रैक्टिशनर वाला, मतलब जितने भी आपके एडिशनल टॉपिक है ना उसकी रिवीजन भी यूट्यूब के ऊपर है। और आप सब जानते हो जीएसटी में इतने चेंज है ही नहीं जी, मतलब ना ये मत घबराना कि सर उसमें चेंज आ गए होंगे, आंसर इज नो, जीएसटी में चेंज ही नहीं है सर इतने। आप चेक करो रिवीजन क्लास, जो आपने अमेंडमेंट क्लास देखी होगी, अमेंडमेंट क्लास में कितने चेंज है, कुछ भी चेंज नहीं है। इनकम टैक्स के अंदर भी खास चेंज नहीं है। तो जो बच्चे पुरानी प्लेलिस्ट में जो कोई स्टूडेंट दरबार देख रहे हैं ना, वो टेंशन मत लें सर, सेम देख सकते हो, अमेंडमेंट क्लास मैंने डाल दी थी जी। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, अगर वो आप रिवीजन कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अमेंडमेंट क्लास साथ में देख लो, क्योंकि ज्यादा चेंजेस है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल सिंपल है, छोटे छोटे चेंजेस हैं जी। ठीक है जी, बाकी हाँ जो ये वाली रिवीजन क्लास होगी ये विद अमेंडमेंट होगी, साथ में अमेंडमेंट भी मैं रिवाइज कराऊंगा, बस ये बात ध्यान दो जी। स्टार्ट करें पक्का पक्का। तो ये सारी बेसिक बेसिक बातें थी। अब जितने प्रोफेशनल की फैमिली के बच्चे हैं, हर दोस्त को बता देना कि अब डेली टीटीएस में मिलेंगे, रात को 9 बजे मुलाकात करेंगे, और पहले हम करेंगे इनकम टैक्स, फिर हम करेंगे जीएसटी। बट अगर पहले जीएसटी करना है तो 35 रिवीजन क्लास आप देख लो, साथ में जीएसटी भी कंप्लीट हो जाएगा आपका जी। आप ये भी कर सकते हो कि हाँ भाई टीटीएस में इनकम टैक्स कर दिया, एमडब्ल्यूएफ में आप जीएसटी करते रहो, कंप्लीट रिवीजन होगी। और कस्टम के पूरे 15 लेक्चर यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हैं, कस्टम में भी कोई चेंज नहीं है। आपको मैंने इंस्टीट्यूट सप्लीमेंट दिखा दिया ना, आप सप्लीमेंट खुद देख लो, उसमें कितने चेंज है ही नहीं सर, और सारे चेंज मैं यूट्यूब पे करवा चुका हूँ जी। ठीक है, तो घबराना मत बिल्कुल भी, अपनी तैयारी बस अब स्टार्ट कर दो। सिर्फ 2 महीने बचे हैं सर, सिर्फ 2 महीने बचे हैं, 2 महीने लग जाओ, बस ये बात ध्यान देना जी। ठीक है जी, चलो इधर सुना ध्यान से। अब सबसे पहले चैप्टर का श्री गणेश करने जा रहे हैं जी। पहला आज हम चैप्टर रिवाइज करेंगे, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट या टैक्स ट्रीटी। इस चैप्टर की मैं रिवीजन कराऊंगा, इसके मैं 1-2 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दूंगा, और इसके आज हम रिवीजन कंप्लीट करेंगे। जिस भी टीचर के नोट्स आपके पास हैं, अगर मेरे हैं तो मेरे ओपन करके बैठ जाओ, किसी और फैकल्टी के हैं उसके ओपन करके बैठ जाओ, जो भी नोट्स आपके पास होंगे उससे आपने रिवीजन करनी है जी। डन है जी, स्टार्ट करें पक्का पक्का। चलो इधर देखो ध्यान से जी, एक बार अब यहाँ पे चेक करना।
अब यहाँ पे एक बार चेक करो, सबसे पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, चैप्टर हमारा है जी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अब एक बार ना फटाफट से रिकॉल करने की कोशिश करो कि जब ये चैप्टर मैंने क्लास में करवाया था, जो मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे उनकी बात कर रहा हूँ जी। जब ये चैप्टर मैंने क्लास में करवाया था ना, तो मैंने कहा था इस चैप्टर के ना आपके दो नाम होते हैं, इवन दो भी नहीं तीन नाम आपके हैं। एक नाम तो इसका है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, एक इसका नाम है अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट, एक मैंने कहा था इस चैप्टर का नाम है टैक्स ट्रीटी। अब ये टैक्स ट्रीटी का मतलब क्या होता है, अरे इंडिया की ना बहुत सारी कंट्री के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बने हुए हैं। याद करो, आपने रेजिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर अगर रिवाइज कर लिया, अगर एग्जीक्यूटिव वाली रिवीजन क्लास में आप देख रहे हो या नहीं देख रहे तो आपने पहले पढ़ा होगा, उसके अंदर मैंने कहा था कि जो भी पर्सन आरओआर होता है ना, तो आरओआर की सारी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। अब जब एक पर्सन की सारी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी तो उस पर्सन की इनकम के ऊपर डबल टैक्स लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। भाई मान लो मैं आरओआर हूं, मैंने कोई इनकम बाहर कमाई, तो बाहर वाली इनकम पर इंडिया में भी टैक्स देना पड़ेगा और उस इनकम पर बाहर भी देना पड़ेगा। अब अगर उस इनकम पे डबल कंट्री में टैक्स पे करना पड़ेगा तो डबल टैक्स लगेगा ना। इस डबल टैक्स को अवॉइड करने के लिए, इस डबल टैक्स को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक चैप्टर बनाया डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। आज हमारे इंडिया के अप्रोक्सीमेट 90 कंट्री के साथ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट है। और पूरे वर्ल्ड में चेक करो 200 प्लस कंट्री है। हाँ जी भैया, सीधे होके बैठो, बिल्कुल सीधे होके बैठो, ये लेट के नहीं बैठना। एक तो पहले सोफे से उतरो, पहले सोफे से उतरो। ये सोफे और बेड पे बैठने का क्या मतलब है सर? देखो सिंपल बात, नींद आ जाएगी, बिल्कुल नींद आ जाएगी और फिर सारी की सारी रिवीजन क्लास बेकार हो जाएंगी। देखो सारी रिवीजन क्लास बेकार हो जाएंगी। अगर आप चाहते हो रिवीजन क्लास का फायदा हो, बढ़िया ढंग से हम समझें, तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट अपने चेयर टेबल के ऊपर बैठ के देखनी पड़ेंगी जी। और ये नालायकों वाली बातें मत करो सर, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, पेपर का लेवल हर बार इंक्रीज हो रहा है और सबसे बड़ी दिक्कत है कि बच्चा उसको समझ नहीं पा रहा, बच्चा अपनी मस्ती के अंदर जी रहा है जी। तो लास्ट के 2 महीने हैं, मिल के मेहनत कर लो और कमिटमेंट करके जाओ कि सर इस बार हमें एग्जाम निकालने हैं तो 100% निकालने हैं जी। और निकल जाएंगे सर, टेंशन मत लो, इतना दिमाग में ना हुआ मत बनाओ, निकल जाएंगे। बस प्रोविजन समझो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो जी। अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब बच्चा कह रहा है सर आपने कहा था भाई 200 प्लस कंट्री हैं। अब अगर 200 प्लस कंट्री है तो एग्रीमेंट किन के साथ है? एग्रीमेंट अप्रोक्सीमेट 90 कंट्री के साथ है। अब जहां जहां पे हमारा डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट है ना, उस केस में गवर्नमेंट ये बात कहती है कि आपको रिलीफ मिलेगा। अब वो रिलीफ कैसे मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि हमारा उस कंट्री से एग्रीमेंट है या उस कंट्री से एग्रीमेंट नहीं है। जैसे अगर मैं सिंपल सी बात करूं, आज अगर मैंने कहा कि 200 कंट्री हैं, 200 कंट्री में से 90 कंट्री से हमारा एग्रीमेंट है, बट 110 कंट्री से एग्रीमेंट नहीं है ना। अब जिन कंट्री से हमारी कोई ट्रीटी नहीं है, जिस कंट्री से हमारा कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, तो अगर वहां इनकम कमाएंगे तो डबल टैक्स लगेगा। उस केस में क्या होगा, तो गवर्नमेंट कहती है हम तुम्हें बताएंगे। अब इस चैप्टर में ना एक्चुअल में 3 सेक्शन है। एक तो सेक्शन इसमें 90 आता है, एक सेक्शन 90 कैपिटल ए आता है और एक 91 आता है। ये 3 सेक्शन हमारे यहाँ पे कवर होते हैं, 90 से लेकर 91, और 90 के 2 पार्ट होते हैं, 90 और 90A। अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि देखो जिन जिन देशों से हमारे एग्रीमेंट हैं, भाई जहां जहां हमारे एग्रीमेंट हैं वहां तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, वहां बेनिफिट आराम से मिलेगा, उस केस में सेक्शन 90 एप्लीकेबल हो जाएगा। बट जिन कंट्री से हमारे एग्रीमेंट नहीं है, उस केस में क्या मिलेगा, वो 91 बातें करेगा। बस ये बात ध्यान दो। तो पहले सिंपल सी बात ये ध्यान दो कि आज अगर हमारे दूसरी कंट्री से एग्रीमेंट होंगे, अगर डबल टैक्स लग रहा है तो बातें आपकी सेक्शन 90 में होंगी। अगर हमारा दूसरी कंट्री वालों से एग्रीमेंट नहीं है, अगर वहां पे डबल टैक्स लगेगा, उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, वो सारी की सारी बातें 91 में होंगी। अब बच्चा ये बात कहता है सर देखो जहां पे एग्रीमेंट होगा तो वहां तो मुझे बेनिफिट मिल जाएगा ना, बेनिफिट तो मिल जाएगा, और जो बेनिफिट मिलेगा ना उसको पता क्या बोलते हैं, याद करो मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि रिलीफ आपके 2 तरह के होते हैं जी। आपको जो भी रिलीफ मिलेंगे ना वो 2 तरह के होंगे, एक तो होगा बाइलिटरल, एक होगा यूनिलिटरल। बाइलिटरल मींस क्या होता है, द्विपक्षीय है, मतलब दोनों तरफ से आपको बेनिफिट मिलेगा। मतलब अगर आज इंडिया और यूएसए का एग्रीमेंट है तो इंडिया गवर्नमेंट भी आपको बेनिफिट देगी, यूएसए गवर्नमेंट भी आपको बेनिफिट देगी, तो दोनों गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देंगे ना, उसको बोलते हैं बाइलिटरल। और अगर मान लो इंडिया पाकिस्तान की बात करूंगा, इंडिया ईरान की बात करूंगा, तो ऐसी कंट्री जिनसे हमारा एग्रीमेंट ही नहीं है, तो वहां बेनिफिट तो मिलेगा और इंडिया वाले ही आपको बेनिफिट देंगे, रीजन में क्योंकि उस कंट्री के आप रेजिडेंट हो। अच्छा ओके, मतलब सर आप ये बात कहना चाह रहे हो भाई जैसे अगर मान लो हमारा किसी कंट्री से एग्रीमेंट है तो वहां जो बेनिफिट मिलेगा वहां तो दोनों कंट्री मिलकर बेनिफिट देंगी, और जिनसे एग्रीमेंट नहीं है बेनिफिट तो वहां पर भी मिलेगा, बट जिस कंट्री के हम रेजिडेंट होंगे वो कंट्री हमें फायदा देगी। आंसर इज यस। और वो कितना फायदा देगी, कैसे फायदा निकालेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वो सारी की सारी बातें आपकी 91 में निकल के आती है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सबसे पहली बात सेक्शन 90 की मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। एक बार अब यहाँ पे चेक करो, देखो बैकग्राउंड क्या है जी। याद करो ये सारे डायग्राम मैंने क्लास में बनवाए हुए हैं जी।
ये सारे डायग्राम क्लास में बने हुए हैं, तो जिस भी फैकल्टी के नोट्स अगर आपके पास हैं, मेरे हैं या किसी के भी हैं, वो नोट्स अपने सामने खोल के रखना, ये सारी बातें आपने लिखी होंगी जी। अब एक बार चेक करो, देखो यहाँ पे अब ये रेजिडेंट इंडिविजुअल है, मान लो ये आउटसाइड इंडिया है। अब अगर आउटसाइड इंडिया में जाकर इनकम कमाई है, उस इनकम को हम क्या नाम देंगे? सोच के बोलना, अगर मैंने कोई इनकम बाहर कमाई है, उस इनकम को मैं क्या नाम दूंगा? इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम? ऑब्वियस सी बात है फॉरेन इनकम। अब अगर फॉरेन इनकम होगी ना, तो उस फॉरेन इनकम को दो कंट्री में टैक्स देना पड़ेगा। मतलब फॉरेन इनकम जो होगी वो दो कंट्री में टैक्सेबल होगी। एक कंट्री में तो टैक्सेबल होगी जहां पे आपने वो इनकम कमाई है, और दूसरी कंट्री वो बनेगी जहां के आप रेजिडेंट हो। सर एक बार दोबारा बोला, आपने क्या बोला? मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्या नाम है, तनुषी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे एक बात बताओ, बाहर वाले पर्सन ने कोई इनकम कमाई, बाहर मतलब इंडिया वाले पर्सन ने कोई बाहर जाके इनकम कमाई, तो इंडिया वाले पर्सन ने बाहर जाके इनकम कमाई, तो एक तो वो कहाँ टैक्स पे करेगा? जहाँ उसने कमाई है, और एक वो इंडिया में टैक्स भी तो पे करेगा ना, क्योंकि वो इंडिया का रेजिडेंट है, और रेजिडेंट की पूरी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, भाई एक तो इनकम टैक्सेबल होगी उस कंट्री में जहां तुमने कमाई है, और एक इनकम उस कंट्री में टैक्सेबल होगी जिस कंट्री के तुम रेजिडेंट हो। तो देखो यहाँ पे टैक्सेबल इन टू कंट्री, द कंट्री इन विच इनकम इज अर्न एंड द कंट्री इन विच पर्सन इज रेजिडेंट, इन दो कंट्री में इनकम टैक्सेबल होगी। बट हाँ, अगर तुम्हारी डोमेस्टिक इनकम है, हेलो क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मिताली। मिताली एक बात बताओ, अगर तुम्हारी डोमेस्टिक इनकम है, आपने कोई भी इनकम इंडिया में कमाई, तो वो इनकम तो एक ही कंट्री में टैक्सेबल होगी ना, दो कंट्री में टैक्सेबल तो होगी नहीं। भाई सिंपल सी बात है, आपने कोई भी इनकम इंडिया में कमाई, दैट इज डोमेस्टिक इनकम। तो अगर वो इनकम एक ही कंट्री में टैक्सेबल होगी, फिर डबल टैक्स की बात ही कहोगे। हाँ सर, फिर वहां तो डबल टैक्स की बात नहीं होगी, और जहां पे डबल टैक्स की बात नहीं होगी उस केस में चैप्टर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये चैप्टर फॉरेन इनकम पे एप्लीकेबल होता है, डोमेस्टिक इनकम पे एप्लीकेबल नहीं होता, बस ये बात ध्यान दो। अच्छा, तो मतलब सर आप ये बात कहना चाह रहे हो, जैसे कोई रेजिडेंट है, अब रेजिडेंट इंडिया में भी इनकम कमाएगा, इंडिया से बाहर भी इनकम कमाएगा। अब जब वो इंडिया में इनकम कमाएगा, तो इंडिया वाली इनकम पे तो वो इंडिया में ही टैक्स पे करेगा, और जब वो बाहर इनकम कमाएगा तो बाहर भी टैक्स पे करेगा, यहाँ भी पे करेगा। तो उस डबली टैक्स इनकम, मतलब जिस इनकम में डबल टैक्स लग रहा है, तो बेनिफिट तो उसका ही मिलेगा ना। आंसर इज यस। तो जो भी ये टैक्स ट्रीटी वाला चैप्टर एप्लीकेबल होगा ना, ये फॉरेन इनकम पे एप्लीकेबल होगा, डोमेस्टिक इनकम पे एप्लीकेबल नहीं होगा, बस ये बात ध्यान दो। ये बात क्लियर हो गई? उसके बाद देखो फिर मैंने क्या बोला जी, अब जहां पे डबल टैक्स नहीं है उस केस में कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा, डीटी डबल का क्वेश्चन ही नहीं है। जहां डबल टैक्स का प्रॉब्लम क्या आ गई, डबल टैक्स लग रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अब डीटी डबल है, या तो हमारे कंट्री से एग्रीमेंट एग्जिस्ट करेंगे या कंट्री से एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब अगर एग्रीमेंट एग्जिस्ट करेगा तो सेक्शन 90 एप्लीकेबल होगा, अगर नहीं करेगा तो 91 एप्लीकेबल होगा। और जहां 90 एप्लीकेबल होगा उस केस में रिलीफ जो मिलेगा उसको बोलते हैं बाईलिटरल, और जहां एग्रीमेंट नहीं होगा वहां भी रिलीफ मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं? यूनिलिटरल। यूनिलिटरल मीन्स क्या होता है? एक पक्षीय। एक बार दोबारा बोलो, यूनिलिटरल मींस क्या? एक पक्षीय, सिंगल पक्षीय। सिंगल पक्षीय मींस कि आपको एक ही गवर्नमेंट बेनिफिट देगी, दूसरी गवर्नमेंट बेनिफिट नहीं देगी, बस ये बात ध्यान दो जी। और देखो जहां पे बाईलिटरल होगा वहां पे दो तरह से बेनिफिट मिलता है, या तो आपका टैक्स एग्जम्पशन मेथड होता है या टैक्स क्रेडिट मेथड होता है। अब मुझे नहीं पता कि आप जब छोटे छोटे थे, काफी सारे बच्चों ने जब क्लासेस ली थी, बिल्कुल छोटे छोटे होते थे आप जब क्लास के अंदर आए थे, याद करो मैंने उस टाइम भी कहा था कि टैक्स एग्जम्पशन मेथड मींस होता है कि दोनों में से सिंगल कंट्री में इनकम टैक्सेबल होगी, दूसरी कंट्री में इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। और टैक्स क्रेडिट मेथड का मतलब ये होता है कि आपको दोनों कंट्री में इनकम टैक्सेबल होगी, बट जो बाहर टैक्स पे करोगे उसका इंडिया के टैक्स में से बेनिफिट मिल जाएगा। मैं दोबारा बोलूंगा, जो भी आप बाहर टैक्स पे करोगे उसका इंडिया के टैक्स में से बेनिफिट मिल जाएगा, और बेनिफिट मिलने के बाद जो बैलेंस टैक्स होगा वो तुम्हें देना पड़ेगा, बस ये बात ध्यान दो जी। तो देखो ये बाईलिटरल में दो मेथड मिलते हैं, एक तो टैक्स एग्जम्पशन मेथड, इनकम यहाँ टैक्सेबल है यहाँ नहीं है, या यहाँ टैक्सेबल है यहाँ नहीं है। और अगर टैक्स क्रेडिट मेथड होगा, इनकम यहाँ भी टैक्सेबल यहाँ भी टैक्सेबल, तो जो बाहर टैक्स पे किया उसको इंडिया के टैक्स में से माइनस करके बैलेंस आप पे कर दोगे, इसको बोलते हैं टैक्स क्रेडिट मेथड, बस ये बात ध्यान दो। तो ये बात क्लियर हो गया जी। तो अगर एग्जाम में मान लो छोटा सा क्वेश्चन बन जाए कि अगर हमारा किसी कंट्री से एग्रीमेंट है तो रिलीफ कौन सा मिलेगा, और जो भी रिलीफ मिलेगा उसके मेथड कौन कौन से होंगे, तो अगर एग्रीमेंट होगा, हाँ जी, अगर एग्रीमेंट होगा तो रिलीफ कौन सा मिलेगा? बाईलिटरल। और मेथड कौन कौन से होंगे? दो मेथड होंगे, कौन कौन सा? एग्जम्पशन और क्रेडिट मेथड। और अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो रिलीफ कौन सा मिलेगा? यूनिलिटरल। उस केस में कोई मेथड नहीं है, उस केस में निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपकी बैकग्राउंड में कवर होती हैं। अब ये सारी बैकग्राउंड समझने के बाद ना बच्चा कह रहा है सर एक बात बताओ, आपने हमें क्लास में कहा था कि दो सेक्शन होंगे, एक तो 90 और एक 91, वो हमें याद आ गए हैं। तो सर जो आपने हमें 90 कराया था उसमें आपने क्या बताया था भाई, एक बार आप रिकॉल करवा दोगे, थोड़ा सा ना हमें याद नहीं आ रहा। अरे यार शिवानी,
शिवानी, यार सर ने याद करा, मतलब याद आ रहा है तेरे को सर ने क्या कहा था? ओमकार कह रहा है यार मेरे को भी याद नहीं आ रहा सर ने क्या कहा था, याद आ जा। हाँ हाँ याद आ गया सर, याद आ गया। सर आपने ना सेक्शन 90 में ये कहा था कि अगर किसी कंट्री का, मतलब हमारी कंट्री से एग्रीमेंट है, जैसे आपने एग्जांपल भी दिया था, इंडिया यूएसए हो गया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया इंग्लैंड हो गया, इंडिया कनाडा हो गया, मतलब कई कंट्री ऐसे हैं जिनसे हमारे एग्रीमेंट हैं। अब जिन भी कंट्री से हमारे एग्रीमेंट हैं तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या करेंगे, उसके लिए आपने कहा था 90 लगेगा। और सर सेक्शन 90 के ना हमें अभी तक याद है 4 सब सेक्शन होते हैं। सर सेक्शन 90 के हमें अभी तक याद है कि टोटल मिला के 4 सब सेक्शन होते हैं। सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 4। और सर हमें यह भी याद है सर, सब सेक्शन 1 जो होता है ना वो एक क्वेश्चन का आंसर होता है। सर जो सबसेक्शन 1 होता है वो एक क्वेश्चन आंसर, और वो क्वेश्चन कौन सा होता है? ऑब्जेक्टिव टू एंटर DTAA। इट मींस आज अगर इंडियन गवर्नमेंट दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट से एग्रीमेंट एंटर करने जा रही है, मैं दोबारा बोलूंगा, आज अगर इंडियन गवर्नमेंट दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट से अगर एग्रीमेंट एंटर करने जा रही है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका रीजन क्या है? सर वो सारी बातें ना आपकी पता है आपकी 90 के सबसेक्शन 1 में कवर होती है। यार ओमकार कमाल कर दिया, आग लगा दी आपने तो, जबरदस्त, बहुत बढ़िया रापचिक जी। अब सर मतलब हम आगे बताएं? नहीं ओमकार नहीं बताएगा, आगे कौन बताएगा? आगे कौन बताएगा? कौन जाएगा? कौन 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 जाएगा? कौन क्या नाम है? क्या नाम है आपका? क्या नाम? पीयूष। पीयूष कह रहा है सर मैं बताऊंगा। चलो पीयूष आप बताओ। सर देखो सबसे पहली बात ना, सेक्शन 90 आपने स्टार्ट करवाया। अब 90 के ना 4 सबसेक्शन होते हैं, 91, 92, 93, 94। और 91 एक क्वेश्चन का आंसर, जैसे ओमकार ने कहा, मेरे दोस्त ने कहा कि ऑब्जेक्टिव टू एंटर DTAA। तो सर 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं भाई। आज अगर इंडियन गवर्नमेंट दूसरी कंट्री से एग्रीमेंट एंटर कर रही है ना, उसके 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 तो होता है फॉर ग्रांटिंग रिलीफ, फॉर ग्रांटिंग रिलीफ फ्रॉम डबल टैक्स। ऑब्वियस सी बात है कि हमें रिलीफ प्रोवाइड करवाना डबल टैक्स से, पहला ऑब्जेक्टिव ही होता है। सर दूसरा होता है फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्स, डबल टैक्स को अवॉइड करना, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। अब क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। मीनाक्षी कहती यार पीयूष एक बात बता भाई, तू कह रहा है कि फॉर मतलब रिलीफ इन द केस ऑफ डबल टैक्स, भाई फॉर ग्रांटिंग रिलीफ, और फिर तूने बोला फॉर अवॉइडेंस, तो भाई इन दोनों के अंदर फर्क क्या है? भाई मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है इन दोनों के अंदर फर्क क्या है। नमन कह रहा है यार मैं तुम्हें बताता हूं। नमन कह रहा है भाई, मतलब मीनाक्षी, कि जो सर कह रहे हैं ना कि फॉर ग्रांटिंग रिलीफ, तो उसका मतलब ये है कि इनकम दोनों कंट्री में टैक्सेबल होगी, बाहर वाली कंट्री के टैक्स का इंडिया के टैक्स में से रिलीफ मिल जाएगा। और जो सर कह रहे हैं कि अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्स, उसका मतलब होता है टैक्स एग्जम्पशन मेथड, मतलब एक कंट्री में टैक्स को अवॉइड कर देंगे। सर ये कहना चाह रहे हैं। यार नमन आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, कमाल कर दिया। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आई कि अभी तक मैंने 2 ऑब्जेक्टिव बताए। पहला ऑब्जेक्टिव मैंने कहा फॉर ग्रांटिंग रिलीफ, दूसरा मैंने कहा फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्स, तीसरा गवर्नमेंट कहती है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा फॉर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। मतलब आज हमें दूसरी कंट्री से इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हमारे लोगों का कितना पैसा वहां पे जमा है, हमारे कितने बैंक अकाउंट है, हमारे लोगों की कितनी प्रॉपर्टी, मतलब हमें हर इन्फॉर्मेशन चाहिए। और उस इन्फॉर्मेशन के लिए DTAA तो साइन होता ही है, साथ में मैंने कहा था एक एग्रीमेंट और होगा TIEA। रणवीर एक बात मुझे बताओ, अरे भाई रे के कहने लाग रे भाई रे, अरे भाई सीधे होके बैठ जा भाई, देख भाई इस तरह नहीं बैठना भाई, बिल्कुल मजा नहीं आएगा गेम खेलने का भाई, सीधे होके बैठना बिल्कुल। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रणबीर कह रहा है सर आपने कहा था कि एग्रीमेंट और होता है, उसका नाम होता है TIEA, दैट इज टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट। तो सर जो टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट होता है ना, उसके थ्रू ही हम दूसरी कंट्री की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ये हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है। और फोर्थ होता है रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स। तो सर ये 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं। सौरभ कह रहा है सर मैं बताऊं, मैं कहा सौरभ आप बताओ। सर देखो पहला ऑब्जेक्टिव होता है फॉर ग्रांटिंग रिलीफ फ्रॉम डबल टैक्स, दूसरा होता है फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्स, तीसरा होता है फॉर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, और फोर्थ होता है फॉर रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स। ये 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं। आज हमारी कंट्री दूसरी कंट्री से एग्रीमेंट एंटर कर रही है, किस लिए? इन 4 रीजन की वजह से। क्लियर है जी? उसके बाद फिर याद करो सेकंड क्लोज क्या था, 92 में क्या लिखा था। अब 92 ये बात कहता है कि अगर सिंगल ट्रांजैक्शन है, मान लो कोई एक ट्रांजैक्शन है, फॉर एग्जांपल रॉयल्टी है, इंटरेस्ट है, कमीशन है, ब्रोकरेज है, कोई भी ट्रांजैक्शन, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन आपकी 2 जगह पे कवर हो रही है, मतलब सिंगल ट्रांजैक्शन आपकी 2 जगह पे कवर हो रही है। 2 जगह कहां पे? एक तो वो कवर हो रही है DTAA में, एक वो कवर हो रही है इनकम टैक्स एक्ट में। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है विवेक कि अगर कोई सिंगल ट्रांजैक्शन तेरी 2 जगह पे कवर है, अगर कोई सिंगल ट्रांजैक्शन तेरी 2 जगह पे कवर है, 2 जगह कहां पे? एक तो DTAA में कवर है और एक इनकम टैक्स एक्ट में कवर है। तो अगर ये ट्रांजैक्शन 2 जगह पे कवर होगी तो मोर बेनिफिशियल टू असेसी जो होगा ना वो प्रीवेल कर जाएगा। सर मतलब
अरे भाई क्या कहने लाग रहे सर ये भाई, दो जगह पे कवर होगी तो प्रिवेल करेगा बेनिफिशियल टू असेसी। सर ये बात हमें समझ में नहीं आ रही। मैं कहना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल मान लो रॉयल्टी है जी, अब DTAA में लिखा हुआ है कि रॉयल्टी जो टैक्सेबल होगी ना, DTAA में लिखा है रॉयल्टी जो टैक्सेबल होगी वो टैक्सेबल होगी 20% से जी, और इनकम टैक्स एक्ट में मान लो लिखा है रॉयल्टी 10% टैक्सेबल होगी। अब कौन सा रेट फॉलो करूं? तो गवर्नमेंट ये बात कहती है मोर बेनिफिशियल टू असेसी, मतलब जो भी दोनों में से बेनिफिशियल होगा ना उसको तुम प्रीवेल कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ हेलो अंकल, इधर इधर, अगर दोनों ही, ध्यान सुनो, अगर दोनों में ही सेम रेट है, मतलब अगर इनकम टैक्स एक्ट और DTAA इन दोनों में सेम रेट है, मान लो इनकम टैक्स एक्ट भी कह रहा है 10% है और DTAA भी कह रहा है 10% है, तो फिर गवर्नमेंट कहती है DTAA प्रीवेल करेगा। रीजन, क्योंकि इनकम टैक्स के रेट कैन बी इंक्रीज बाय सेस और सरचार्ज बट DTAA रेट कैन नॉट बी इंक्रीज बाय सेस और सरचार्ज। अच्छा सर रिकॉल होना स्टार्ट हो गया, याद हो गया सर आपने क्या कहा था, याद आ गया बिल्कुल आपने, हाँ यही कहा था कि जैसे कई बार क्या होता है, क्योंकि आज हमारे एग्रीमेंट जब बनते हैं बाहर वाली कंट्री से, तो एग्रीमेंट ना अलग अलग चीज़ पे बनते हैं, रॉयल्टी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, मान लो कमीशन हो गया, ब्रोकरेज हो गया, तो कोई भी इनकम पे एग्रीमेंट बन सकता है। तो फिर कई बार क्या होता है कि वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी होती है और DTAA के अंदर भी होती है। अब अगर मान लो दोनों में कन्फ्लिक्ट हो गया, तो अगर दोनों में कन्फ्लिक्ट होगा तो प्रीवेल कौन करेगा? प्रीवेल करेगा मोर बेनिफिशियल टू असेसी। इनमें से अगर इनकम टैक्स बेनिफिशियल है तो वो प्रीवेल करेगा, अगर DTAA है तो वो प्रीवेल करेगा। बट अगर दोनों में बराबर रेट होंगे तो DTAA प्रीवेल करेगा। इसलिए नहीं कि DTAA स्पेसिफिक है, इसलिए नहीं, वो इसलिए प्रीवेल करेगा क्योंकि DTAA के रेट कैन नॉट बी इंक्रीज बाय सेस और सरचार्ज बट इनकम टैक्स रेट कैन बी इंक्रीज बाय सेस और सरचार्ज। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि आपको DTAA के रेट, देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल पे आपको क्लास में दिया था, इनकम टैक्स में रेट मान लो 10% है, DTAA के अंदर 15 है, तो 10 प्रीवेल करेगा मोर बेनिफिशियल। अगर यहाँ पे रेट 12 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 वाला प्रीवेल करेगा मोर बेनिफिशियल। अगर यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, तो DTAA वाला प्रीवेल करेगा। रीजन बिंग क्योंकि DTAA रेट कैन नॉट बी इंक्रीज बाय सेस और सरचार्ज बट इनकम टैक्स रेट कैन बी इंक्रीज बाय सेस और सरचार्ज। बस ये बात ध्यान दो, ठीक है जी। तो एग्जाम में वैसे कभी ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है, बट अगर बन जाए तो बस ये बात ध्यान देना कि अगर आपस में क्लैशिंग हो रही है तो जो भी असेसी के लिए बढ़िया होगा ना वो प्रीवेल करेगा। बस ये बात ध्यान दो, ये बात क्लियर है। याद करो फिर तीसरा पॉइंट मैंने आपको एक और बताया था 93। अब 93 में तो कुछ खास बात नहीं थी, हाँ जी 93 में कोई खास बात नहीं थी, तो वो मुझे बताएगी दीपाली। दीपाली आप मुझे बताओ, सामने ना वो प्रोफेशनल वाले बच्चों का प्रोफेशनल दिसंबर 21 अनऑफिशियल नालायक बच्चों का एक वो उन्होंने मेरे को वो गिफ्ट दिया था, वो सामने मेरे लगा हुआ है। तो मैं वहाँ से बच्चों के नाम पढ़ता जा रहा हूँ जो जो मेरे को याद आ रहे हैं, मैं आपके सामने बोलता जा रहा हूँ। और बाकी बच्चे कह रहे हैं सर हम भी तो हैं, हमारे नाम कौन लेगा, हमारे नाम भी तो लो। लूंगा लूंगा, टेंशन मत लो, आपके भी नाम आएंगे, सबके नाम आएंगे। देखो जो बच्चा बिल्कुल सीधे होके बैठेगा ना और पार्टिसिपेट करेगा उसके नाम आएंगे जी, पक्का आएंगे, डेली बेस पे नाम आएंगे। और जैसे मैं आपका नाम लूं एकदम अलर्ट होकर मुझे आंसर देना चाहिए। जैसे अब दीपाली, अब दीपाली एक बात बताओ, 91 हो गया, 92 हो गया, 93 में क्या लिखा था? सर 93 तो बेसिक था, 93 में तो कुछ था ही नहीं। 93 में तो यह था कि अगर मान लो हमारा एग्रीमेंट हुआ इंडिया और यूएसए से, फॉर एग्जांपल 1990 के अंदर हुआ, तो उस टाइम ना कुछ टर्म्स डिसाइड की गई कि इन टर्म्स के ऊपर हमारा एग्रीमेंट होगा, बट उसमें कुछ टर्म्स को उस टाइम यूज किया बट डिफाइन नहीं किया। तो अगर उसको डिफाइन नहीं किया और बाद में जाके कहीं डिफाइन किया, तो जब भी डिफाइन करेंगे ना उसको डिफाइन हम वहां से नहीं मानेंगे, हम रिट्रोस्पेक्टिव से मानेंगे जब से वो एग्रीमेंट एंटर हुआ था। एक बार दीपाली दोबारा बताओ, मैंने समझा नहीं है। सर जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे इंडिया और यूएसए का एग्रीमेंट हुआ 1 अप्रैल 1990 को। गवर्नमेंट ने कहा रॉयल्टी, इंटरेस्ट, कमीशन, ब्रोकरेज इन पे DTAA लगेगा। अब मान लो कमीशन ब्रोकरेज किसे कहते हैं बता दिया, बट रॉयल्टी में क्या कवर होगा वो नहीं बताया। और 5 साल के बाद ना रॉयल्टी को भी डिफाइन कर दिया। तो जब 5 साल के बाद रॉयल्टी को डिफाइन किया ना, तो वो डिफाइन वहां से नहीं मानेंगे जब से एग्रीमेंट एंटर हुआ था, वहीं से उसको इफेक्टिव मानेंगे। तीसरा पॉइंट ये बात कहना चाह रहा। अच्छा हाँ 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 दीपाली याद आ गया, मैंने क्लास में आपको करवाया भी था कि अगर कोई टर्म पहले यूज की है, डिफाइन बाद में की है, तो डिफाइन स्टार्टिंग से मानेंगे, बाद से नहीं मानेंगे। तो देखो वही बात यहाँ पे लिखी है कि अगर कोई टर्म यूज किया डिफाइन नहीं की, तो अगर बाद में डिफाइन किया तो डिफाइन हम कब से मानेंगे? स्टार्टिंग से मानेंगे, जब से वो एग्रीमेंट हुआ था। ये आपका 93 कहता है, ठीक है जी। और ये एग्जांपल आपको मैंने करवाया था क्लास में, इस एग्जांपल को आप रीड कर सकते हो, वही सेम बात यहाँ पे लिखी हुई है। डन है जी। फिर लास्ट हमारा था 94।
अब अगर मैं 94 की बात करूंगा तो 94 में क्या लिखा हुआ था जी, लास्ट पॉइंट, हाँ जी 94 कौन रिकॉल करवाना चाहेगा जी? 94 मुझे कौन रिकॉल करवाना चाहेगा? सोनू तू हम पे भरोसा कर ले सोनू तू 94 हमें बताएगा सोनू तू 94 बताएगा सोनू तू हमें तो बता दे। सोनू का तो एग्जाम क्लियर हो गया ना मेरे ख्याल से। चलो कोई बात नहीं, सोनू अगर एग्जाम क्लियर हो भी गया तो कोई दिक्कत थोड़ा है, तो भी बता दो 94 में क्या था। अरे सर मैं तो आपकी क्लास देख ही नहीं रहा, बट फिर भी सर बता देता हूँ। देखो 94 में ये था, 94 में ये था, जैसे आपने कहा था इंडिया और यूएसए का एग्रीमेंट होता है, और इंडिया और जापान का भी है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का भी है, तो सर फिर अलग अलग जगह पे एग्रीमेंट होंगे तो रेट सबके अलग अलग होंगे ना, क्योंकि कंट्री अलग अलग है, पॉलिसी अलग अलग है, तो रेट भी अलग अलग होंगे। सर आपने हमें कहा था कि लोग पता क्या करते थे, लोग ना टेरिटरी शॉपिंग करते थे। अब ये टेरिटरी शॉपिंग क्या होता है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके एग्रीमेंट करना। जैसे आपने हमें एग्जांपल दिया था कि इंडिया और यूएसए का एग्रीमेंट है, उसमें लिखा है कि रॉयल्टी की इनकम टैक्सेबल होगी 10% से। इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है कि रॉयल्टी की इनकम टैक्सेबल होगी मान लो 20% से, और इंडिया और जापान का एग्रीमेंट है कि रॉयल्टी की इनकम टैक्सेबल होगी 30% से। अब अगर इंडिया और जापान वाले आपस में कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो रॉयल्टी की इनकम में वो टैक्स कितना पे करेंगे? 20%। दूसरा बच्चा कह रहा है भाई 20 क्यों? अरे भाई 20 क्यों सर आपने 30 बोला है। 30 नहीं, इनकम टैक्स एक्ट में 20 है और डीटीडब्ल्यू में 30 है, तो 20 और 30 बेनिफिशियल कौन सा हो गया? 20। अच्छा हाँ सर 20 पे करेंगे। और जबकि इंडिया और यूएसए वाले अगर ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो पे करेंगे 10, क्योंकि 10 डीटीडब्ल्यू के अंदर है, इनकम टैक्स में 20 है, तो बेनिफिशियल कौन सा हो गया? 10। अब जापान वालों को ये लगा यार ऐसे की तैसे, यार ये तो गलत बात है यार, मतलब वो पे करें 10% और हम पे करें 20%, ये तो नहीं होगा। तो फिर क्या किया, जापान के कुछ लोग चले गए यूएस से, और जापान के लोग जब यूएस से गए वहां पे जाके ट्रांजेक्शन करने लगे तो उनको लगा कि अब मुझे बेनिफिट कौन सा मिलेगा? इंडिया और यूएसए वाला, और मिला भी, स्टार्टिंग में मिला भी। पर जब गवर्नमेंट को धीरे धीरे पता लगा कि लोग दूसरी कंट्री में भाग रहे हैं और वहां जाके ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और कम डीटीडब्ल्यू का बेनिफिट ले रहे हैं ऐसे की तैसे इनकी, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब जाओ किसी कंट्री में ट्रांजेक्शन करो, ट्रांजेक्शन वैलिड है, सब कुछ वैलिड है, बट वहां का रेट तब लगेगा अगर वहां का रेजिडेंट सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है। इट मीन्स अगर तुम हमें उस कंट्री का टैक्स रेजिडेंस सर्टिफिकेट हमें जमा करवा दोगे तब वहां का रेट लगेगा, नहीं तो बब्बुआ वहां का रेट नहीं लगेगा, फिर उसी कंट्री का लगेगा जहां के तुम रहने वाले हो, बस ये बात ध्यान देना। अच्छा तो मतलब सर जैसे मान लो जापान वाले यूएसए भाग गए तो रेट फिर जापान वाला लगेगा? यस एट द रेट 20%। देखो मैंने वही लिखा है जी, रॉयल्टी 10 है, इनकम टैक्स में 20 है, तो 10 प्रीवेल करेगा। अब यहाँ पे 20 और जापान में 30 है तो फिर 20 प्रीवेल करेगा। तो जापान वाले कुछ लोग भाग गए यूएसए में, ट्रांजेक्शन वहाँ पे रखे की, तो गवर्नमेंट ने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्रांजेक्शन तो वैलिड है बट रेट तुम्हें तभी देना पड़ेगा अगर वहाँ का रेजिडेंट सर्टिफिकेट वहाँ पे तुम जमा कराओगे, तभी 10% मिलेगा, नहीं तो तुम्हें 20% ही पे करना है, बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है, तो ये बातें आपकी 94 में लिखी हैं जी, ये 94 के अंदर है। तो 91 ऑब्जेक्टिव है, 4 ऑब्जेक्टिव हैं, कौन कौन से? फॉर ग्रांटिंग रिलीफ, फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्स, फॉर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, फॉर रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स। 92 अगर एक ट्रांजेक्शन 2 जगह पे है तो प्रीवेल कौन सी करेगी? मोर बेनिफिशियल टू एसएससी। तीसरा फिर मैंने क्या बोला कि अगर कोई टर्म पहले यूज किया, डिफाइन बाद में किया तो डिफाइन स्टार्टिंग से मानेंगे। चौथा मैंने बोला कि अगर किसी कंट्री में जाकर ट्रांजेक्शन करनी है तो वैलिड होगी उस कंट्री का, बट रेजिडेंट सर्टिफिकेट आपको जमा करवाना पड़ेगा, अगर आप सर्टिफिकेट जमा कराओगे तभी वो वैलिड होगी, बस ये बात ध्यान दो जी। ये सारी बातें हमने समझी है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। अब जाके हमारा 94 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अगला सेक्शन जो है ना 91, जहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है वो ये वाला है जी, इसको थोड़ा ध्यान सुनना जी। अब यहां पे ध्यान देना, अब 91 ये बात कहता है कि पहली बातों ने ये चेक करो कि 91 एप्लीकेबल कब होगा। 91 एप्लीकेबल तब होगा कि अगर किसी कंट्री का दूसरी कंट्री से एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या होगा। 91 ये बात कहता है कि अगर किसी कंट्री का दूसरी कंट्री से एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या होगा, तो उस केस में 91 एप्लीकेबल हो जाएगा। अब 91 में क्या लिखा हुआ है? 91 कहता है भाई जैसे मान लो इंडिया वाले पाकिस्तान में गए, पाकिस्तान में इनकम कमाई, तो इनकम पाकिस्तान के अंदर भी टैक्सेबल, इंडिया में भी टैक्सेबल, डबल टैक्स लग गया। अब पाकिस्तान वाले कहते हैं ऐसे की तैसे तुम्हारी भागो यहां से, हम तुम्हें बेनिफिट नहीं देंगे जी। अब पाकिस्तान वाले भगा रहे हैं कि हम तुम्हें बेनिफिट नहीं देंगे, तो इंडिया वाले क्या डबल टैक्स लगने देंगे? इंडिया वाले कहते हैं टेंशन मत लो जी कि वो तुम्हें बेनिफिट नहीं दे पा रहे, रीजन बिंग क्योंकि उस कंट्री से हमारा कोई डीटीडब्ल्यू नहीं है। बट अगर उस कंट्री से हमारा कोई डीटीडब्ल्यू नहीं है, बट टेंशन मतलब तुम्हारी कंट्री बैठी है,
हम तुम्हारी कंट्री हैं, तुम हमारी कंट्री के रेजिडेंट हो, हम तुम्हें फायदा देंगे कितना। तो गवर्नमेंट ने कहा एक फॉर्मूला बता रहे हैं, उसके बेस पे तुम निकाल लेना। और गवर्नमेंट ने पता क्या फॉर्मूला, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बताया। गवर्नमेंट ने एक बात बताओ, तुमने इंडिया में कितना टैक्स पे किया? नहीं 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 नहीं, तुम ये बताओ तुमने इंडिया में टोटल कितना टैक्स पे किया, और जो तुमने इंडिया में टोटल टैक्स पे किया, जितनी तुम्हारी टोटल इनकम है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारी डबली टैक्स इनकम कितनी है। सर एक बार दोबारा बोलना, आपने क्या बोला? मैंने ये बोला कि टोटल टैक्स पेड इन इंडिया डिवाइड बाय टोटल इनकम इन इंडिया मल्टीप्लाई डबली टैक्स इनकम। तो बोला क्या निकल के आएगा कि इंडिया में डबली टैक्स इनकम पर कितना पे किया वो निकल के आ जाएगा। फिर उस डबली टैक्स इनकम पर बाहर कितना पे किया वो निकल के आएगा। तो दोनों में से आपने जहां पर भी कम पे किया होगा ना, उतने का आपको रिलीफ मिल जाएगा। गवर्नमेंट 91 में ही कहती है। तो एक बार दिखाना 91 में क्या लिखा है जी। अब देखो 91 में क्या लिखा है जी। 91 क्या कहता है? कंट्री विद विच नो एग्रीमेंट एग्जिस्ट। अगर मेरा एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उस केस में क्या होगा? देखो जी, इंडिया है, पाकिस्तान या ईरान है, और भी कई सारी कंट्री है, इनसे हमारा डीडब्ल्यूए नहीं है। तो हाउ टू कैलकुलेट रिलीफ अंडर सेक्शन 91? कैसे रिलीफ मिलेगा जी? फॉलो दी फॉलोइंग स्टेप। आपको नीचे दिए गए स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या है? फर्स्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डबली टैक्स इनकम। मतलब सबसे पहले, हेलो अंकल इधर इधर, सबसे पहले तुम असर्टेन करो कि तुम्हारी डबली टैक्स इनकम कितनी है। मतलब ऐसी इनकम कितनी है जिस इनकम पे डबल टैक्स लगेगा जी। ऐसी इनकम क्या है जिस इनकम पे डबल टैक्स लगेगा? पहले तुम वो निकाल लो कि वो तुम्हारी इनकम कितनी है। तो देखो जी, वो इनकम अमाउंट जिन पे डबल टैक्स लग रहा है वो निकाल लिया। उसके बाद जी, फाइंड आउट द टैक्स लायबिलिटी ऑन डबली टैक्स इनकम इन फॉरेन कंट्री। बाहर वाली कंट्री में तुमने उस इनकम पे कितना टैक्स पे किया वो निकाल। तो देखो जी, फॉरेन कंट्री में कितना टैक्स पे किया वो निकाल दिया। निकल के आ गया। तो दो चीज निकल के आ गई, एक तो डबल टैक्स इनकम, दूसरा बाहर वाली कंट्री में उस पे कितना पे किया वो भी निकल के आ गया। तीसरा, फाइंड आउट द टोटल इनकम इन इंडिया इंक्लूडिंग फॉरेन इनकम। मतलब इंडिया में टोटल इनकम तुमने कितनी कमाई है। ऑब्वियस बताइए, इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम, सारी इनकम मिला के, रीजन बिंग क्योंकि रेजिडेंट के हाथ में सारी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। तो सारी ग्लोबल इनकम निकाल लो, जो भी तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल है उस इनकम को यहां पे लिख लो जी। फॉरेन इनकम और इंडियन इनकम टोटल करनी है। स्टेप नंबर 3 आ गया। फिर स्टेप नंबर 4 कह रहा है फाइंड आउट द टैक्स लायबिलिटी ऑन द टोटल इनकम इन इंडिया इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सरचार्ज इफ एनी। मतलब पूरी टोटल इनकम पर इंडिया में टैक्स कितना आया इंक्लूडिंग सेस और सरचार्ज, वो निकाल लो। भाई सिंपल सी बात है ना भाई, जो तुमने टोटल इनकम निकाली स्टेप नंबर 3 के अंदर, उस इनकम में टैक्स निकाल लो एज पर स्लैब रेट। एज पर स्लैब रेट आपने निकाल लिया। अब क्या होगा स्टेप नंबर 5, फाइंड आउट द टैक्स लायबिलिटी ऑन डबली टैक्स इनकम इन इंडिया। अब कैसे निकालोगे? जो आपने टोटल टैक्स निकाला, जो तुम्हारी टोटल इनकम है, मल्टीप्लाई डबली टैक्स इनकम, तो डबली टैक्स इनकम पर इंडिया में कितना पे किया वो निकल के आ गया। फिर अगला स्टेप कहता है कि जो तुमने इंडिया में पे किया वो और जो तुमने बाहर पे किया वो, उनमें से लेस वाला तुम्हें रिलीफ मिल जाएगा। तो देखो जी, कंपेयर स्टेप नंबर 2 जो तुमने बाहर पे किया और स्टेप नंबर 5 जो तुमने यहां पे किया जी। अब इनमें से जो भी लेस होगा उतने का तुम्हें रिलीफ मिलेगा जी। तो देखो जी, स्टेप नंबर 2 माइनस में, मतलब स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 5, लीस्ट शैल बी रिलीफ अंडर सेक्शन 91। तो फिर नेट कितना पे करना पड़ेगा? जो तुम्हारा टैक्स आया टोटल इनकम पे इंडिया में, उसमें से 91 का रिलीफ माइनस कर दो और बैलेंस तुम यहाँ पे कर दो। बस ये बात ध्यान दो। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड आउट द फाइनल टैक्स लायबिलिटी पेबल इन इंडिया। तो स्टेप नंबर 4 का टैक्स माइनस में स्टेप नंबर 6 का रिलीफ, इनको माइनस करने के बाद जो बैलेंस टैक्स होगा वो इंडिया के अंदर पेबल होगा। इस तरह से निकलेगा। अच्छा 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 अच्छा, हाँ सर याद आ गया, 7 स्टेप आपने हमें बताए थे, 7। तो ये 7 स्टेप ही तो आंसर इज यस। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, नहीं शाबाश शाबाश। बस सर बस खत्म है, खत्म है। क्या कह रहे हो? 90 ए क्या होता है? 90 ए भी 90 ही है। याद करो, आपको मैंने कहा था कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनकी ना खुद की सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होती, और कुछ कंट्री ऐसी हैं जिनकी खुद की सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, वो किसी के अंडर आती है। फॉर एग्जांपल बरमूडा, और बरमूडा है वो किसी चाइना के अंडर आता है। और अगर मैं बात करता हूँ, और कई कंट्री ऐसी हैं सर, कई कंट्री ऐसी हैं जिनकी अपने खुद की सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, वो किसी के अंडर आती हैं। तो जिनकी खुद की गवर्नमेंट नहीं होती वो जिसके भी अंडर आते हैं, अगर उस गवर्नमेंट से हमारा एग्रीमेंट होगा ना, तो भी हम ये मान लेंगे उन कंट्री से भी एग्रीमेंट है। ठीक है, जैसे मान लो बरमूडा चाइना के अंडर आता है, हमारा और चाइना का एग्रीमेंट है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि बरमूडा के साथ भी है, 90 एप्लीकेबल कर दो। और अगर चाइना के साथ नहीं है, हम ये एज्यूम करेंगे कि बरमूडा के साथ भी नहीं है, 91 एप्लीकेबल कर दो। बस 90 कैपिटल ए ये बात कहते हैं।
तो 90 कैपिटल ए में उनकी बात हो रही है जिनकी खुद की सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी के अंडर आते हैं, उनसे एग्रीमेंट होगा तो बातें 90 की होंगी, नहीं होगा तो बातें 91 की होंगी। ठीक है, एक बार दोबारा तो 7 स्टेप कौन कौन से हैं सर? स्टेप नंबर 1 में सबसे पहला काम है, अरे यार स्टेप नंबर 1 में सबसे वर्षा 7 बादाम आए हैं पक्का पक्का? तो बताओ फिर फटाफट से। अरे सर देखो सबसे पहला स्टेप तो ये है, क्या था यार पहला स्टेप, याद नहीं आ रहा सर, याद करो बेटे याद करो मेरे बच्चा, मैं बाबू मेरे भिंडी मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चे, बताओ फटाफट से। चलो मुझे बताएगी कृतिका, कृतिका बताओ क्या था सर? पहला स्टेप तो देखो ये था कि हम पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी डबल टैक्स इनकम कितनी है। दूसरा फिर उस इनकम पे बाहर कितना टैक्स पे किया। तीसरा फिर इंडिया में इनकम कितनी है, सारी इनकम इंडियन फॉरेन इनकम मिला के। फिर चौथा उस इनकम पे इंडिया में कितना टैक्स पे किया। पांचवा उस इनकम पे इंडिया में इतना टैक्स पे किया तो डबल टैक्स इनकम पे इंडिया में कितना पे किया वो निकाल लो। फिर जो इंडिया में पे किया और बाहर पे किया लेस वाला मिलेगा रिलीफ, तो इंडिया का टोटल टैक्स है उसमें से रिलीफ माइनस करके बैलेंस पे करना है सर, ये कहना चाह रहे हैं। अल्लाह भाई कृतिका बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मजा आ गया जी, बहुत बढ़िया जी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। डन है यहाँ तक जी, पक्का पक्का। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन, अब मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जी, ये मैंने एग्जाम्पल क्लास में करवाया था एक, तो चलो इसको तो भी देखते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन, ये वाला सर क्वेश्चन है। इसका मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ना एक बार खुद पढ़ के आंसर बताओ। देखो इन्होंने 5 स्टेप बनाए हैं, इन्होंने 5 स्टेप बनाए हैं, मैंने 7 स्टेप बनाए हैं जी, मैंने 7 स्टेप बनाए हैं। ठीक है, 7 स्टेप क्यों बनाए हैं? क्योंकि इन्होंने कुछ स्टेप को कंबाइन कर दिया जो मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैंने 7 बना दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 7 भी चलेंगे। आपको ना अब ऑलवेज ध्यान रखना, जो इन्होंने स्टेप बनाए ये भी अपनी तरफ से बनाए हैं, ये एक्ट में नहीं लिखे हुए। ठीक है, इन्होंने 5 बनाए, मैंने और थोड़ा इजी करके 7 में कन्वर्ट, तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा 7 स्टेप में आपको आंसर दे के आना है, नंबर पूरे में से पूरे मिलेंगे। एक बार आप क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। मिस्टर अनुज है एन इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर रिसीव प्रोफेशनल फीस पे करा 71 ऑन 7 अगस्त 2020 और 2/55 मार्च 21 को पे कर रहा है सर्विस किया पाकिस्तान में, ऑन विच TDS 30,000 रुपये एंड 45,000 रुपये हैव बीन डिडक्टेड रिस्पेक्टिवली। अच्छा अच्छा, मतलब आपने इनकम कमाई है 1,70,000 रुपये प्लस में 2,55,000 रुपये, तो ये टोटल इनकम होगी आपकी 4,25,000 रुपये। अब हैव बीन डिडक्टेड, इसमें TDS कितना कट गया जी? इसमें TDS कट गया 45 और 30, इसमें TDS कितना कट गया 45 और 30, तो TDS कट गया 45 और 30, 75,000 रुपये का TDS कट गया, तो टोटल इनकम फिर आपकी 5 लाख रुपए की निकल कर आ गई जी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या कह रहे हो कि हमने TDS क्लास में जोड़ा? अरे नालायक बच्चे, एक बात बताओ, हमने TDS क्लास में क्यों नहीं जोड़ा था? आपको मैंने करवाए भी थे, 2 क्वेश्चन करवाए थे ऐसे। एक तो मैंने कहा था कि अगर TDS इंक्लूड करके इनकम दिया फिर तो टोटल लेनी है, और अगर वो कह दे कि TDS इसमें से डिडक्ट हो चुका है तो फिर तो अपनी इनकम तो हम पूरी दिखाते हैं ना सर, इनकम तो हम पूरी दिखाएंगे ना, TDS काटने के बाद थोड़ी दिखाएंगे, तो इनकम तो हम पूरी दिखाएंगे। उसने देखो क्या बोला है, वो कह रहा है इसमें से है वो बीन डिडक्टेड, TDS कट चुका है, मतलब ये नेट इनकम है, तो नेट इनकम नहीं, हमें ग्रोस इनकम दिखानी है। ठीक है जी, तो 5 लाख रुपए की इनकम आ गई। अब 5 लाख की इनकम को कमाने के लिए आपने 2,60,000 रुपये अपने खर्चा किया जी, 2,60 आपने खर्चा किया, तो 5 में से 2,60 गए, आपकी इनकम आ गई थी 2,40। फिर इंडिया में 3,60,000 रुपये की अदर सोर्स की इनकम है, 3,60 ये जोड़ दिया, 3 और 2,40 कितना हो गया 6 लाख रुपए, उसमें 90,000 PPF में कंट्रीब्यूट किया, मतलब 80C का बेनिफिट मिलेगा जी, 80C का बेनिफिट मिलेगा जी। अब सोच के बोलना, अगर 80C का बेनिफिट मिलेगा तो यहाँ पे 5,10,000 रुपये की इनकम आ गई इंडिया में। कैसे इनकम आ गई? 360, मतलब 360 की यहाँ वाली इनकम, 240 की बाहर वाली 6 लाख की, माइनस में 90,000 5,10,000। एक बार ना अब 5,10,000 रुपये टैक्स निकाल के दिखाना चाहिए, 5-10 पे टैक्स निकाल के दिखाओ। प्रोफेशनल के बच्चों गलती मत कर देना, आपको एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे भगवान मानते हैं, हाँ कहीं ऐसा ना हो कि टैक्स निकालने में गलती कर दो। 5-10 पे टैक्स कितना आएगा सर? अगर कुछ भी नहीं कहा तो ऑलवेज मानोगे रेजिडेंट है और लेस देन 60 है, तो अगर लेस देन 60 है तो लिमिट कितनी होगी? 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक कितना 5%, और फिर 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक 20%, अगर इनकम 10 लाख से ऊपर होगी तो 30%। और 115 BSc के बारे में कुछ नहीं कहा, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि 115 BSc नहीं लिया हुआ। मैं दोबारा कह रहा हूं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि 115 BSc नहीं लिया हुआ। ठीक है, अब सोच के मुझे बताना, 5,10,000 इनकम है, 5 लाख से कितनी ज्यादा है? बोलो यार, 5 लाख से कितनी ज्यादा है? 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये का 20% कितना आ गया जी? 2,000 रुपये ये टैक्स आ गया, 2,000 रुपये आ गया। अब बची 5 लाख रुपये, उसमें 2.5 लाख एग्जम्प्ट है,
और 2.5 लाख का 5 कितना हो गया, 12,500 रुपये। तो चेक करो सर, 14,500 रुपये का टैक्स आ रहा है, इन्होंने 13,000 रुपये का टैक्स निकाला है। अब बताओ क्या दिक्कत क्या परेशानी है। अब जो बच्चा मॉड्यूल में से कर रहा होगा वो क्या करेगा, सर 13,000 रुपये टैक्स कैसे आ गया। अगर मैं 115 BAC भी लेके चलूँ तो भी 13,000 रुपये नहीं आ रहा। अगर 115 मान लो, मैं ये मान लूँ कि इन्होंने एज्यूम किया 115 BAC, तो पहली बात तो फिर उसमें 90,000 रुपये की डिडक्शन नहीं मिलेगी, फिर पूरा 6 लाख पे टैक्स निकलेगा। अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं ना, अगर यहाँ पे इन्होंने 13,000 रुपये निकाला है, अगर 115 BAC के बेस पे निकाला है तो उस केस में फिर 90,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा नहीं, क्योंकि 115 BAC के अंदर याद करो मैंने कहा था 80C का बेनिफिट नहीं मिलता। तो फिर हम क्या करेंगे, 5 लाख से ऊपर 1 लाख रुपये, उसका 10% और प्लस में 12,500, तो भी टैक्स नहीं आ रहा सर, तो भी टैक्स नहीं आ रहा, 22,500 रुपये टैक्स आ रहा है। तो 13,000 रुपये टैक्स कहीं से भी 5,10,000 रुपये की इनकम के ऊपर नहीं आ रहा जी। यहाँ पे टैक्स बनेगा 14,500। इसमें कोई दिक्कत नहीं, 14,500 टैक्स बनेगा ना सर। 5,10,000 रुपये की इनकम है तो 10,000 रुपये लगा दोगे 20%, और 2.5 लाख पे लगा दोगे 5%, तो 12,500 प्लस में 2,000, 14,500 ही तो बनेगा इसमें। इसमें तो कोई सिंपल कैलकुलेशन है। अब 14,500 में आप 4% सेस जोड़ोगे तो टैक्स बनेगा 15,080। रिबेट तो मिलेगी नहीं, 15,080 टैक्स बनेगा जी। अब यहाँ पे देखना सारा क्वेश्चन गलत होता गया। अब ये 15,080 आपका टैक्स निकल के आ रहा है कितनी इनकम पे जी, आपकी इनकम है 5,10,000, तो 15,080 आपका टैक्स निकल के आ रहा है 5,10,000 रुपये। तो डबली टैक्स इनकम है 2,40,000 रुपये, उसका कितना निकल के आएगा जी। इंडिया में कितना आ रहा है, 15,080 3520। यार हद हो गई वैसे इनके, देखो यहाँ पे 3520 लिख रखा है, 3520 लिख रखा है, और यहाँ पे इन्होंने खुद निकाला है 13,520। क्या कर रहे हैं मॉड्यूल वाले, यहाँ 3520 लिख रखा है जी। तो आप मॉड्यूल के आंसर मत देखो जी, आप अपना देखो, अपना देखो आप। 15,080 टैक्स आ रहा है, 5,10,000 रुपये, तो 240 पे कितना आएगा, 15,080 डिवाइड बाई 5,10,000 मल्टीप्लाई 2,40,000, तो ये आएगा जी 7096। ये टैक्स आएगा इंडिया में जो आप पे करोगे। और बाहर आपने कितना पे किया जी, बाहर आपने पे किया 75,000 रुपये का टैक्स। कितनी इनकम पे, मेरे ख्याल से 5 लाख की इनकम थी ना आपकी टोटल, आपकी इनकम कितनी थी, 5 लाख की इनकम थी ना, 255 इनकम ये थी और 170 ये था, 425 प्लस में 75, 5 लाख की इनकम थी, तो आपने 5 लाख पे किया बाहर इतना। डबली टैक्स इनकम कितनी है जी, 240, तो 75,000 डिवाइड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई 240, तो आपने वहाँ पे किया 36,000 रुपये का टैक्स। तो आपने बाहर ज़्यादा पे किया, इंडिया में कम पे किया, तो रिलीफ किसका मिल गया, इंडिया वाले टैक्स का। तो इंडिया में जो टैक्स बन रहा है 15,080 में से अब ये 7096 का जो आपको रिलीफ मिलेगा, तो 15,080 माइनस में 7096, तो आपका टैक्स बनेगा 7984। ये टैक्स बनेगा 7984, आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। सर एक बार दोबारा सर, प्लीज़ 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 सर, एक बार दोबारा से आपने ये क्या किया है, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ जी, इसके ऊपर मत आना जी, इसके ऊपर मत आना। इन्होंने पहली बात तो 5-10 पे टैक्स गलत निकाला है, 5-10 पे 13,000 निकाला, फिर 4% सेस जोड़ा, फिर वहाँ नीचे गलत ले रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, उसको छोड़ो। पहली बात तो 5-10 पे टैक्स कितना आएगा, 5 लाख से ऊपर इनकम कितनी है 10,000, उसका 22,000 प्लस में 12,500, 14,500 प्लस में 4% सेस, तो 14,500 प्लस में 4% सेस 15,080। अब 15,080 अगर 5,10,000 की इनकम के ऊपर है, ठीक है, तो डबली टैक्स इनकम कितनी आ रही है जी, आपकी डबली टैक्स इनकम आ रही है, जिस इनकम पे डबल टैक्स लग रहा है, जिस इनकम पे डबल टैक्स लग रहा है, 5 लाख पे डबल टैक्स नहीं लग रहा नारायण को, उसमें 260 आपने खर्चे भी तो किए हैं, तो खर्चे तो माइनस हो गए ना, तो इनकम कितनी बची, 240 तो बची, तो 240 की इनकम पे आप टैक्स पे कर रहे हो 7096 इंडिया में। इतने का मुझे रिलीफ मिलेगा क्योंकि लेस यही आ रहा है मेरा। तो 15,080 जो मुझे पे करना है उसमें से 7096 माइनस कर दूंगा, तो नेट मुझे देना पड़ेगा 7984। ये आंसर निकल जाएगा 7984। इन्होंने गलत निकाला जी, 71858, गलत है जी, ठीक है। ये आंसर आएगा जी 7984, ये मेरा टैक्स निकल के आएगा जी 7984 जी। कोई दिक्कत तो नहीं है जी। तो आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, ठीक है।
आपको मैंने जीएसटी के अंदर भी लास्ट टाइम कहा था कि मॉड्यूल में काफ़ी सारी गलती हैं, अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन डालते ही नहीं, पता नहीं क्वेश्चन उठा के डाल तो देते, बस चेक नहीं करते दोबारा से, चेक नहीं करते कि हाँ भाई अगर बच्चा कोई मॉड्यूल अगर रेफर करो तो क्वेश्चन वो कैसे करेगा। अब कुछ सोचो, जिसने यहाँ पे 13,520 लिखा, सर अगर यहाँ 3520 पड़ेगा तो गलती नहीं हो जाएगी? 13,520 डिवाइड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई 2,40,000। अब कैलकुलेशन भी देखो इन्होंने यहाँ पे, अगर मैं 13,520 डिवाइड बाय 5,10,000 मल्टीप्लाई 2,40,000, तो कैलकुलेशन 6362 आ रहा है। कैलकुलेशन भी देख लो 6262 लिखा हुआ है सर, पता नहीं कौन कैलकुलेशन करने वाला बैठा है यार, वहाँ पे हद हो गई यार वैसे यार। अगर मैं 13,520 है ना ऊपर, सर 13,520 ही तो है, आप एक बार कल करके देखना, शायद मेरे कैलकुलेटर में दिक्कत हो। 13,520 डिवाइड बाय 5,10,000 की इनकम पे कमाए तो 240 पे कितने कमाए? अगर मैं इनके कोडिंग पे चलूँ तो 13,520 डिवाइड बाय 5,10,000 मल्टीप्लाई 2,40,000, तो 6362 आ रहा है सर मेरा। तो मेरा कैलकुलेटर तो ये बोल रहा है, इनका कैलकुलेटर बोल रहा है 6262, और वहीं इन्होंने 6262 माइनस किया हुआ है, पता नहीं। देखो यहाँ पे कमाल होगी यार, वैसे यहाँ पे 6362 ही माइनस किया हुआ है और यहाँ पे 6262, पता नहीं क्या कर रखा है, छोड़ो इसको। पर गलत किया उन्होंने, समझ गए जी आप क्या कर रहे हैं। 5-10 पे आपने टैक्स निकाला, 5-10 पे आपका इतना टैक्स आ गया, इतनी इनकम पे तो डबली पे कितना है वो निकाल लिया, इतने का मिलेगा रिलीफ, रिलीफ माइनस करने के बाद बैलेंस जो टैक्स होगा वो पे करोगे जी। ये सारी बातें आपकी निकल के आ रही हैं जी। तो इस तरह से आप 91 का रिलीफ निकालोगे इस तरह से जी। डन है जी। अब देखो मैंने यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन करवाया था आपको, जैसे अब देखो इंडिया में इनकम आपकी 2.5 लाख है, हाउस प्रॉपर्टी की 50,000 रुपये की इनकम है, कमीशन 1 लाख रुपये का, उस पर 15% टैक्स है, इंटरेस्ट की इनकम 80,000 रुपये का, उस पर 10% टैक्स है, तो आपकी डबल टैक्स इनकम कितनी आ गई जी? 1,80,000 रुपये। अभी देखो ये ग्रोस इनकम दी हुई है, ये ग्रोस इनकम, इसमें टीडीएस कटा नहीं है, ग्रोस इनकम है, तभी मैंने यहाँ पे ग्रोस ली है। अगर मैं कहता कि टीडीएस कट चुका है तो फिर इसमें टीडीएस जोड़ना पड़ता, ठीक है। तो ग्रोस इनकम 180 है, और डबल टैक्स इनकम पे आपने कितना पे किया? 15,000 रुपये यहाँ पे किया, 8,000 रुपये यहाँ, तो 23,000 रुपये आपने टैक्स पे किया। फिर इंडिया में इनकम कितनी आ रही है जी? इंडिया में इनकम ये 2,50,000, देखो 2,50,000, 1,80,000, टोटल इनकम आ गई 4,80,000। अब 4,80,000 रुपये इंडिया में टैक्स कितना आएगा जी? 480 पे आएगा, 2.5 लाख से ऊपर कितने हैं? 480 माइनस में 2.5 लाख, 2,30,000, उसका 5%, 11,500 और 11,500 की रिबेट मिलेगी, क्योंकि अगर इनकम 5 लाख तक है तो रिबेट मिल जाती है, रेजिडेंट वाला केस चल रहा है, तो टैक्स आएगा नील, टैक्स नील आएगा। तो रिबेट भी कितने की मिलेगी? नील की मिलेगी ना। अब अगर रिबेट ही नील की मिलेगी फिर तो काम ही खत्म हो गया, ठीक है। इंडिया में टैक्स नील है, ओनली बाहर वाले इनकम टैक्स देना पड़ेगा ऑटोमेटिकली। अब टैक्स ही नील हो गया तो रिबेट का तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। लेस भी तो नील आएगा, तो नील माइनस नील नील ही बनेगा जी। तो ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है जी। उम्मीद करूंगा आपको यहाँ तक पल्ले पड़ गया होगा जी, है ना जी। तो ये आपका क्वेश्चन है। बाकी इसमें ना कुछ छोटी छोटी बातें और हैं, छोटी छोटी बातें और हैं जो मैं लिंकिंग करूंगा ट्रांसफर प्राइसिंग के साथ, मैं टीपी के साथ लिंकिंग करूंगा। तो अगली क्लास अब हमारी होगी ट्यूसडे को जी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी ट्यूसडे को रात को 9 बजे मैं क्लास डालूंगा जी, आपने वो जरूर देखनी है। उसमें हम रिवीजन करेंगे टीपी की, और कुछ बातें DTAA की हैं, उसको मैं लिंकिंग करवा के पैकअप कर दूंगा। और यहाँ तक उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का, बस आपने अब डेली TTS में शाम को 9 बजे आपने आके बैठना है, ठीक है। बाकी अगर आगे जाके टाइम मिला तो मैं डेली भी करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़े। वैसे तो अभी भी एफर्ट्स में मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, बट हाँ मैं ये कहूँगा कि TTS में इनकम टैक्स करते रहो, MWF में GST करते रहो, और 7 दिन अगर आप करते रहोगे तो रिवीजन बढ़िया होगी। GST की मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो 35 क्लास हैं और एडिशनल टॉपिक मैंने डाले हुए हैं वो देख लेना। अमेंडमेंट क्लास जो मैंने अभी डाली है वो जरूर देखनी है, 1 से लेकर 10 तक देखनी है जी। 10 की 10 अमेंडमेंट क्लास आपके लिए रेलिवेंट है। ये मत सोचो कि मैं बार बार कह रहा हूँ, कई बच्चों के दिमाग में खुराफात पता नहीं कौन डालता था कि तो एग्जीक्यूटिव लेवल का है। एक बार पेपर उठा के देख लो सर, बिना उसके बेस के क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकते आपसे, ठीक है। तो रिवीजन क्लास वो जरूर देख लेना आप, चाहे वो स्पीड फास्ट करके सुन लेना जी, वो आपकी मर्जी है जी, ठीक है जी। चलो तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे को जी, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद। बाकी कोई भी डाउट हो गया आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में रिप्लाई करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल जी, बाय बाय।